एसजेक्स निफ्टी अभी भी 30 पॉइंट से ज्यादा के बढ़त दिखा रहा है, लेकिन अब हम बात करेंगे एसएल ग्रुप के 90 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन की। जी हां, मनोरंजन और मीडिया न्यूज के साथ साथ आर्थिक बुनियादी क्षेत्र के स्वामित्व वाला एसएल समूह ने सफलतापूर्वक अपने 90 साल पूरे कर लिए हैं और इस उपलक्ष्य पर कल दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीति, कारोबार और अन्य क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की और कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 90 साल की यात्रा आर्थिक विकास से जुड़ी है। एसएल परिवार हमेशा कुछ नया करने की सोचता है। सारथी डीएससी फाउंडेशन में एसएल परिवार के संस्कार हैं। आज का ये कार्यक्रम एसएल परिवार से संबंधित जरूर है, लेकिन अपने आप में एक भारतीय परंपरा की मिसाल भी है। हमारे देश की विशेषता रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार अपनी संस्कारिता को लेकर के, अपने सामर्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ जोड़ते चले जाना, विस्तार करते जाना और कुछ देते चले जाना। और हमारे देश में उस उज्जवल परंपरा को आज हम भली भांति अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। 90 वर्ष की यात्रा और मैं इस परिवार से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं। नंद किशोर जी के आग्रह पर रोटी खाने उनके घर चले जाना सालों पहले, तब से मेरा नाता इस परिवार से रहा है। और मैं कह सकता हूं कि परिवार में जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, नया करने के लिए नए विचारों के स्वागत का जो स्वभाव है। अब वो एक जमाना है जब दाल और चावल बेचना, संकट में आए चावल में तो दाल पे चले गए, दाल से निकले तो कहीं और चले गए। हर संकट को अवसर में पलटने का प्रयास करना। और कोई सोच सकता है कि सॉइल से लेकर के सैटेलाइट तक अपने आप को विस्तार कर देना। I would like to congratulate the SL Group for its successful 90 years journey. And I appreciate the adjective young at 90. You should be young at 90 and you should continue your youth in energy, in vision, in looking at new dimensions of the job in which you are engaged in. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डीएससी फाउंडेशन और सारथी कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। डॉक्टर चंद्रा ने सभी भाइयों ने डीएससी फाउंडेशन को 5,000 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ ही सारथी कार्यक्रम आम लोगों की समस्या सुलझाएगा। पीएम ने कहा, डीएससी फाउंडेशन एसएल परिवार के संस्कारों की पहचान है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन है। बच्चे को पास वाले स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ये कल इवेंट क्लोज हुआ है और इसी इवेंट के साथ साथ सबसे अहम चीज़ हमको ये भी समझ में आई कि आगे चल के भी इस जो परिवार का जो विज़न है वो बहुत क्लियर है और कई ऐसी योजनाएं का भी अनाउंसमेंट हुआ जो कि इस देश में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते एक बार मार्केट पर लौटते हैं। 35 अंकों की बढ़त इस समय एसजेएक्स निफ्टी पर है और एक अच्छी चीज़ मार्केट के अंदर इस समय ये है कि आपके सभी संकेत अभी तक कुल मिला के पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते
और इस बीच गौरांग, अगर हमको कोई शेयर इस तरह के देखने हो जिसमें हमारा कन्विक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो, क्योंकि नंबर्स अब आ चुके हैं, कईयों को पोस्ट नंबर्स भी प्लस किया जाता है, कुछ ऐसे शेयर्स आपने देखे जिसमें पोस्ट नंबर्स हम ले सकते हैं? आई थिंक ऑटो एंसिलरी एक ऐसा क्षेत्र है, ऑटो क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जो आउट परफॉर्मेंस आपको होता हुआ नज़र आएगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से कुछ कंपनियों ने विस्तार योजनाओं में निवेश किया है, मिसाल के तौर पर डिफेंस, जहां पर भारत फोर्ज और एल&टी जैसी कंपनियां हैं जो हमें पसंद है। और आपको याद होगा डिम्पी, आई थिंक 1200 के आसपास पूरे बाज़ार ने और सभी लोगों ने लगभग एल&टी को नकार दिया था और 1000 और 800 के लक्ष्य लेकर आए थे। आखिरकार वो 1100 भी नहीं गया और आज मेरे ख्याल से 1700 या 1800 के आसपास है। तो ये कन्विक्शन कॉल होता है। हमने काफ़ी कवायद की है इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। इसके साथ साथ पेंट इंडस्ट्री हमें काफ़ी अच्छी लगती है, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की मैं बात कर रहा था, तो बर्जर पेंट और एशियन पेंट्स, ये दो विकल्प और है। ये ऑफबीट थीम में अगर आप देखना चाहें, जिसे आप नॉट नॉर्मली आप चॉइस करते हो, तो आई थिंक एक कॉन्जर्वेटिव कॉल, आज नतीजे वेदांता के आएंगे, आई थिंक एक कन्विक्शन कॉल ये भी है वेदांता हमारे तरफ से। ठीक है, तो गौरांग ने यहाँ पर वेदांता की बात की, पेंट स्टॉक्स का जिक्र किया, कैपिटल गुड्स और ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी स्पेस की एक कंपनी है जिसके नतीजे काफी खराब आए हैं, उस पर एक कमेंट ले लेते हैं। प्रशांत, अगर आप ट्रैक करते हैं अतुल ऑटो, तो इस पर आपकी राय चाहिए। आप देखिए नंबर्स काफी खराब आए हैं, एबिटा 41% गिरा है, मार्जिन 13.5% से घटकर सिर्फ 10% रह गए हैं। हालांकि स्टॉक हमने देखा था फ्राइडे के सेशन में बंद होने से पहले थोड़ा सा स्पर्ट लेकर क्लोज हुआ था, लेकिन आज अगर अर्निंग्स की वजह से वीक ओपनिंग होगी तो उसके बाद आपकी राय क्या होगी स्टॉक पर? देखिए दीपाली, अतुल ऑटो स्टॉक के ऊपर हमारी कवरेज नहीं है, बट अगर हम चार्ट्स को देखें तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इसको हम अवॉइड करें अतुल ऑटो को। और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हमारे पास ऑटो एंसिलरी क्षेत्र के अंदर हैं, जिसके अंदर हमारे व्यूअर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अतुल ऑटो क्लियरली अवॉइड। ठीक है। जैन इरिगेशन जो है वो कर्व में आ चुका है और आज ही आया है, और इसमें 100 का लेवल भी दिख रहा है। ये अब क्या होगा? ये 105, 110 की तरफ जाएगा या फिर पहले 95 की तरफ जाएगा? आई थिंक डिम्पी, इनिशियली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेन इरिगेशन 95 के लेवल टेस्ट कर सकता है। वहाँ पे अगर आता है, वहाँ पे मिलता है, तो आई थिंक एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। वहाँ पे अगर मिलता है 95 पे, तो आई थिंक डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए वो लेवल्स पे, विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड से 92 एंड देन टारगेटिंग ऑलमोस्ट लाइक 105 to 110 इन दिस सीरीज। मगर अगर यहीं से अगर ऊपर जाता है तो आई डोंट थिंक कि ट्रेडर्स को लॉन्ग करना चाहिए, बिकॉज जो हिसाब से एक चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ डिम्पी, और साथ ही साथ जो हिसाब से आपने बताया कि बैन में है, यहाँ से ऊपर जाता तो आई डोंट थिंक कि कैश पे लॉन्ग लेना चाहिए, फ्यूचर्स में तो मिलेगा ही नहीं। सो 95 एक अच्छा लेवल रहेगा। इनफैक्ट जेन इरिगेशन पर फ्राइडे को एक रिड्यूस की रिपोर्ट भी आई थी डॉइचे बैंक के 82 के टारगेट के साथ, जिसके बाद सेंटिमेंट स्टॉक के काफी कमजोर हुए थे और 3.5% गिरकर ये बंद हुआ था। एक आइनॉक्स विंड, गौरांग, अगर आप ट्रैक करते हैं तो इस पर आप एक कॉमेंट चाहिए, क्योंकि नतीजे काफी खराब आए हैं। इनकम जो है वो सिर्फ 1000 करोड़ की आई है, बल्कि एक्सपेक्टेशंस थी कि 2500 करोड़ के आसपास की इनकम रहेगी। वहीं एबिटा ऑलमोस्ट प्रोजेक्शन से हाफ लेवल पर आया है, और अगर पैट देखें 250 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी कंपनी से, लेकिन 127 करोड़ ही मुनाफा है। और सबसे ज्यादा नेगेटिव बात यह है कि जो कॉन कॉल आई है आइनॉक्स विंड की मैनेजमेंट की ओर से, वो काफी डिस्करेजिंग है। उन्होंने खुद कहा है कि जो ऑर्डर बुक है उनकी, वो 1.3 गीगावाट से घटकर सिर्फ 0.3 गीगावाट रह गई है। कमजोर हो सकता है ये स्टॉक काफी, लेकिन व्यू क्या है आपका? अगर मेरी याददाश्त सही है तो लिस्टिंग के बाद कोई ऐसा परफॉर्मेंस हमने इस कंपनी से नहीं देखा है जो सराहनाजनक हो, पहली बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र यानी कि विंड पावर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, उनको तकलीफ आने वाले समय में होगी, क्योंकि ये बजट जो हमने हाल फिलहाल देखा था, वित्त मंत्री साहब ने सोलार पावर, सोलार सेल, सोलार पैनल्स को लेकर के काफ़ी रियायत दी है। और उस क्षेत्र से जो कंपटीशन खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर रहा है कन्वेंशनल जो एक थॉट प्रोसेस था विंड पावर को लेकर के। और कंपटीशन भी काफ़ी तीव्र है और ऊपर के तरफ है। पावर जनरेशन पर यूनिट एंड पावर सेल पर यूनिट जो अंतर था सोलार में और विंड पावर में, वो अब ऑलमोस्ट बराबरी का हो चुका है। और आने वाले समय में जो हमारा आकलन है, सोलर पावर आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा कंपेयर टू विंड पावर।
अपकीप को लेकर के, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट को लेकर के बहुत ही मेरे ख्याल से आपको कंसर्न्स है विंड पावर में। वैसी परिस्थिति आपको सोलार में पैदा होती हुई नजर ना की आती। तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग या वैल्यू बाइंग करनी चाहिए। ठीक है जय, एक और शेयर देखिए, थोड़ी देर पहले पूजा त्रिपाठी जो हमको कॉल्स लेके गई थी उसमें एक डिश टीवी भी था, एक डिस्क्लोजर दे रहे हैं उसी ग्रुप की कंपनी जिस ग्रुप का आप चैनल देख पा रहे हैं। लेकिन डिश टीवी की परफॉर्मेंस बड़ी इंटरेस्टिंग रही, ये 92 से सीधा 98 आया है और आज जो नए टारगेट दिए जा रहे हैं 102 तक के दिए जा रहे हैं। ये टारगेट अचीवेबल लगते हैं आज के सेशन में या फिर इसको थोड़ा रखें हमको मिल जाएगा 102 से 108 के बीच में? वेल डिम्पी, एक डबल बॉटम पैटर्न देखने मिला है डिश टीवी में, और अगर 98.50 के लेवल्स अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में निकलते हो तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिलेगा फ्रॉम दिस डबल बॉटम, एंड आई थिंक उसके ऊपर तो लगभग 105-106 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो रिसेंट एक रिकवरी बहुत ही अच्छी देखने मिली। इंडिकेटर्स जो मैं देख रहा हूँ, मोमेंटम इंडिकेटर्स वो काफ़ी पॉजिटिव है, लो बॉलिंगर से एक सपोर्ट भी लिया है ये स्टॉक में, तो पैरामीटर्स एज पर एज टेक्निकल से कंसर्न काफ़ी पॉजिटिव है। जस्ट एक ब्रेकआउट इज रिक्वायर्ड अबाउट 98.50 जिसके ऊपर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ठीक है।